So, good evening to one and all. I am Dr. Palak Agrawal, Cataract and Refractive Surgeon at Rohit Eye Hospital, इंदौर। तो आज हम बात करेंगे रिफ्रैक्टिव सर्जरी के बारे में। तो सबसे पहले आपके जो भी डाउट्स हैं रिफ्रैक्टिव सर्जरी से रिलेटेड, कॉन्टूरा से रिलेटेड, ये सब चीज़ें आप चैट बॉक्स में टाइप करिए। तब तक हम ब्रीफ में उसके बारे में डिस्कस करते हैं, फिर मैं एक एक डाउट्स आपका सॉल्व करूँगी। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अगर किसी के आँखों में कोई पावर है, आँखों का पावर है, तो क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं उसे ठीक करने के लिए। तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन रहता है ग्लासेस यानी स्पेक्टिकल्स। तो चश्मे से आँखों का पावर ठीक हो जाता है। छोटा पावर तो बहुत इजीली ठीक हो जाता है। प्रॉब्लम कब आती है? जब पावर बढ़ता है। तो अगर किसी के आँखों में ज़्यादा पावर है तो उतना ही चश्मे की ग्लास का जो मोटाई है वो मोटाई बढ़ते रहेगा। ज़्यादा पावर है तो ग्लास मोटा हो जाएगा। सेंटर का तो फिर भी ठीक दिखेगा, पर जो पेरिफेरी का है या साइड का विजन है वो थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, क्योंकि जो चश्मे की फ्रेम है या चश्मे की रिम है वो बीच में आती है और ऑब्स्ट्रक्ट करती है। दूसरा, चश्मे से एक ये चीज़ हो सकती है कि जैसे हम मास्क पहनते हैं, अभी कोरोना हाल ही में गया है, फिर से आ रहा है, तो मास्क से चश्मे पे फॉगिंग क्रिएट हो सकता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम उससे हो सकता है। फिर कोई लोग जो स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, एथलीट्स हैं, स्विमिंग करना पसंद करते हैं या बहुत ज़्यादा गेमिंग में हैं, उन्हें चश्मे से थोड़ा प्रॉब्लम जाता है, वो चश्मे को साथ में मैनेज नहीं कर पाते, चश्मा टूटने का भी डर रहता है। वही कांच का टुकड़ा हमारे आँखों में जाके लग भी सकता है, एक ये प्रॉब्लम आ सकती है चश्मे से। प्लस एक टेक्निकल प्रॉब्लम जो ये आती है वो है कि अगर आपकी आँखों में इर्रेगुलर पावर है तो वो इर्रेगुलर पावर चश्मा ठीक नहीं कर पाता है। इसी इर्रेगुलर पावर को हम इर्रेगुलर एस्टिग्मैटिज्म बोलते हैं। चश्मे से वो पावर ठीक नहीं हो पाता है, तो ये भी एक प्रॉब्लम आती है। प्लस लास्टली देखा जाए तो सब लोग चश्मे से इतना कंफर्टेबल नहीं रहते। कॉस्मेटिक रोल भी एक आ जाता है कि काफ़ी लोग चश्मा पहनना पसंद नहीं करते, तो ये एक प्रॉब्लम आ जाती है। तो जिन्हें चश्मे से प्रॉब्लम है उनके आँखों का पावर ठीक करने के लिए हम उन्हें कॉन्टैक्ट लेंसेज प्रिस्क्राइब करते हैं। अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कॉन्टैक्ट लेंसेज तो बहुत टाइप्स के रहते हैं, अलग अलग टाइप के कॉन्टैक्ट लेंसेज आते हैं, पर जो नॉर्मल आँखों का पावर ठीक करने के लिए हम सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज प्रिस्क्राइब करते हैं। कॉन्टैक्ट लेंसेज में भी बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, बहुत अच्छे मटेरियल के लेंसेज अवेलेबल है विथ हाई डीके वैल्यू। अब डीके वैल्यू मतलब क्या? जिसमें से ऑक्सीजन पास हो सके। जितनी ज़्यादा डीके वैल्यू उतना अच्छे से वो लेंस ऑक्सीजन को पास कर सकेगा और हमारी आंखों तक पहुंचा सकेगा। तो हाई डीके वैल्यू के लेंसेज भी अवेलेबल है। जो भी प्रॉब्लम है चश्मे की वो सारे लेंसेज ऑलमोस्ट सॉल्व कर देते हैं। पहला प्रॉब्लम मैंने कहा था कि मोटा ग्लासेस हो जाते हैं, साइज मोटी हो जाती है ग्लासेस की। कॉन्टैक्ट लेंस में ये ऑप्शन, ये बात ही नहीं रहेगी कि कॉन्टैक्ट लेंस तो हम आंखों के ऊपर पहनेंगे डायरेक्टली। पेरिफेरल विजन या साइड विजन अफेक्ट होती है ग्लासेस से, मोटे चश्मे से, ग्लासेस की रिम से, ये वो नहीं करेगा क्योंकि डायरेक्टली ये आंखों में रहेगा। तो फील्ड ऑफ विजन ज़्यादा रहेगा कॉन्टैक्ट लेंसेज में कंपेयर टू ग्लासेस। ठीक है, फॉगिंग का कोई भी इशू नहीं आएगा, टूटने का इशू नहीं आएगा, आँखों को टूट के अंदर आँखों में कुछ नहीं जाएगा, वो एक इशू नहीं आएगा। फिर एक टेक्निकल बात जो हमने की थी कि ग्लासेस से इर्रेगुलर एस्टिग्मैटिज्म में इर्रेगुलर पावर ठीक नहीं हो पाता है, वो कॉन्टैक्ट लेंसेज से ठीक हो जाता है क्योंकि वो हम डायरेक्टली आँखों के ऊपर पहनते हैं। तो ये कॉन्टैक्ट लेंसेज हमें सुबह पहनने होते हैं और शाम में निकालने होते हैं सोने के जस्ट पहले। अब इससे काफ़ी लोग डरते हैं कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनने से, क्योंकि उन्हें इन्फेक्शन का डर रहता है कि लेंसेज से इन्फेक्शन हो जाएगा, ये सुना रहता है कहीं और देखा रहता है। तो जैसा मैंने कहा है कि अभी बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है, मटेरियल बहुत अच्छा आ गया है। ये जो लेंसेज से इन्फेक्शन की हम बात कर रहे हैं वो पहले होते थे, क्योंकि पहले इतना अच्छा मटेरियल नहीं था, इतनी हाई डीके वैल्यू के लेंसेज अवेलेबल नहीं थे। अगर आपने वो सारे प्रिकॉशंस फॉलो किए जो हम आपको बताएंगे लेंसेज डिस्पेंस करते वक्त, तो इन्फेक्शन के चांसेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, नेक्स्ट टू नेग्लिजिबल है। आपको लेंसेज के अच्छे से केयर करनी होती है। जिस केस में आप रख रहे हो वो केस का आपको केयर करना होता है। हैंड हाइजीन अच्छे से फॉलो करना होता है।
सोते वक्त लेंसेज नहीं पहनने होते, ऐसे कुछ 4-5 प्रिकॉशंस होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं। फिर आपको लेंसेज अगर आप फॉलो करें तो लेंसेज से रिलेटेड इन्फेक्शंस आपको नहीं हो सकते हैं। फिर भी कुछ लोग कंफर्टेबल नहीं होते हैं कि सुबह पहनना शाम में निकालना, सबका जोन ऑफ कंफर्ट नहीं होता है, तो ऐसे लोगों के लिए हम रिफ्रैक्टिव सर्जरी का ऑप्शन देते हैं। अब रिफ्रैक्टिव सर्जरी मतलब क्या? उसमें वो सारे ही प्रोसीजर्स आती है जिससे आपके चश्मे का नंबर यानी आंखों का पावर हट जाता है। तो पहला आता है लैसिक, फेम्टोलैसिक, ब्लेडलेस लैसिक, कंटूरा जो कि वर्ल्ड वाइड सबसे एक्सेप्टेड प्रोसीजर, सबसे एडवांस प्रोसीजर है चश्मा हटाने के लिए, PRK, ट्रांस PRK, स्माइल, ICL, IPCL, रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज या क्लियर लेंस एक्सट्रैक्शन भी उसे बोलते हैं। ये सारे ही प्रोसीजर्स रिफ्रैक्टिव सर्जरी के अंडर आते हैं। तो बहुत सारी मिथ्स है रिफ्रैक्टिव सर्जरी से एसोसिएटेड उन्हें हम आज थोड़ी सी मिथ्स क्लियर करेंगे क्योंकि काफ़ी लोग डरते हैं वो मिथ्स के कारण। तो फर्स्ट मिथ है कि रिफ्रैक्टिव सर्जरी, इनमें से कोई भी रिफ्रैक्टिव सर्जरी पेनफुल होता है। लैसिक कराएंगे तो पेनफुल प्रोसीजर होगी, ICL IPCL कराएंगे तो पेन होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रोसीजर के वक्त पेन बिल्कुल नहीं होता है, ऑलमोस्ट ज़ीरो पेन होता है। एक चीज़ ये हो सकती है कि हम जो क्लिप लगाते हैं आपके पलके खोलने के लिए, वो क्लिप कभी कभार हल्की सी चुभती है पलकों में, उसे हम डिस्कम्फर्ट कहते हैं। वो भी पेन नहीं होता है, हम वो क्लिप का पोजीशन एडजस्ट कर देते हैं थोड़ा, तो वो डिस्कम्फर्ट भी चला जाता है। हम एक नमिंग ड्रॉप डालते हैं आपके आँखों में जिससे आपकी आँखें सुन्न हो जाती है, तो आपको कुछ भी पता नहीं चलता है ड्यूरिंग द प्रोसीजर। एक हल्का सा भारीपन लग सकता है ड्यूरिंग द प्रोसीजर फॉर 10 to 15 सेकेंड्स। पूरा प्रोसीजर तो 10 से 15 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा दोनों आंखों के लिए, पर वो भारीपन जो है वो सिर्फ 10 से 15 सेकेंड लग सकता है। जैसे अभी आप आंख बंद करेंगे और अपने आंख को प्रेस करेंगे हल्का, तो कैसा भारीपन लगेगा, वैसा भारीपन। और वो क्यों लगेगा? क्योंकि जब भी हम प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे तो आपकी आंखों को हमें पकड़ना होता है ताकि वो प्रोसीजर प्रिसाइज हो, आप थोड़ा सा मूव ना करें और प्रोसीजर ठीक से ना हो, ऐसा नहीं चाहते हम, इसलिए वो आंखों को पकड़ना ज़रूरी है। और ये हम पकड़ते हैं सक्शन से, और जब 10 से 15 सेकंड के लिए हम सक्शन से पकड़ते हैं तो कोई कोई पेशेंट को भारीपन लगता है। वो हम आपको पहले ही बता देते हैं सर्जरी स्टार्ट करने से पहले कि लग सकता है, उसमें डरने की बात नहीं है। पर ये भारीपन और डिस्कम्फर्ट सिर्फ 10 से 15 सेकंड तक रहते हैं, पेन आपको बिल्कुल भी नहीं होगा ड्यूरिंग द एंटायर प्रोसीजर। फिर एक मिथ जो एसोसिएटेड है रिफ्रैक्टिव सर्जरी से वो है कि बहुत सारे प्रिकॉशंस रहेंगे सर्जरी कराने के बाद, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस आ जाएंगे, आप आपकी डेली एक्टिविटीज़ नहीं कर पाओगे जब भी आप सर्जरी कर लेंगे, आपको बहुत ज़्यादा जॉब से लीव लेनी पड़ेगी, 1 month 2 months लीव लेनी पड़ेगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई, स्पेशली कंटूरा जिसकी मैं आपको बात कर रही थी। ये सपोज आपने आज सर्जरी कराई, आप नेक्स्ट डे से मतलब कल से ही आपकी सारी एक्टिविटीज़ रेज्यूम कर सकते हैं। रेगुलर एक्टिविटीज़ जैसे कि बाहर जाना, खाना पीना, टीवी, फ़ोन, लैपटॉप, ये सब चीज़ें आप नेक्स्ट डे से रेज्यूम कर सकते हैं। पर आजकल लैपटॉप टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि जॉब में 8 से 10 घंटे सिर्फ लैपटॉप के सामने, स्क्रीन के सामने बैठे रहना पड़ता है, तो वो टाइम काफ़ी बढ़ गया है। तो इतना 8 to 10 आवर्स हम एट अ स्ट्रेच नेक्स्ट डे से एडवाइस नहीं करते हैं। हम 2 आवर्स से स्टार्ट करने बोलते हैं पेशेंट्स को, और ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ 5 to 7 days आप 8 to 10 आवर्स वर्क कर सकते हैं कंप्यूटर पे। पर अब स्टार्ट 2 आवर्स से करिए और फिर धीरे धीरे करके आप 8 to 10 आवर्स तक आ सकते हैं 1 वीक में। तो ये एक चीज़ है। दूसरा, अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी स्ट्रेनियस एक्सरसाइज में इन्वॉल्व है, हैवी फिजिकल एक्टिविटी आपके डेली रूटीन में आता है, हैवी वेट लिफ्टिंग आता है, फुटबॉल, क्रिकेट या हैवी एकदम स्ट्रेनियस एक्टिविटी आती है, या स्विमिंग आता है अगर आपकी डेली एक्टिविटीज़ में, तो आपको 1 month वो अलाउड नहीं है। हैवी वेट मतलब 25-30 किलोज अगर आप वेट पिकअप कर रहे हैं, तो कोई भी तरह का एग्जर्शन, हैवी एग्जर्शन हम 1 month के लिए रिस्ट्रिक्ट करते हैं। पर डेली एक्टिविटीज़ आप नेक्स्ट डे से स्टार्ट कर सकते हैं। स्क्रीन टाइम भी आप नेक्स्ट डे से ग्रेजुअली स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत से पेशेंट्स बाहर से आते हैं जो कि लोकल नहीं रहते हैं, वो उनका मेन क्वेश्चन रहता है कि वो ट्रैवल बैक कर सकते हैं क्या? तो हाँ,
रिफ्रैक्टिव सर्जरी में से कोई भी टाइप का रिफ्रैक्टिव सर्जरी कराए तो आप नेक्स्ट डे ही ट्रैवल बैक कर सकते हैं, कोई भी मोड से, कोई भी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से, कार, ट्रेन, प्लेन, फ्लाइट, किसी भी चीज़ से आप ट्रैवल कर सकते हैं। ट्रैवल में कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहते हैं, पर हम एक प्रोटेक्टिव ग्लासेस आपको देते हैं, आपको वो पहन के ट्रैवल करना चाहिए। इवन अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं इन द फर्स्ट 7 days तो आपको बाहर जाते वक्त वो प्रोटेक्टिव ग्लासेस पहनना एडवाइजेबल रहता है। फिर एक मिथ रिफ्रैक्टिव सर्जरी से एसोसिएटेड ये है कि ये सर्जरी कराने के बाद अगर आई कंप्लीटली ब्लाइंड हो गई तो कुछ ही दिखाई नहीं दिया सर्जरी के बाद, या दिखना कंप्लीटली बंद हो जाए सर्जरी के बाद, ऐसा हो सकता है क्या? तो ऐसा नहीं होता है। कंप्लीटली ब्लाइंड आई नहीं होती है सर्जरी के बाद। हाँ, पावर वापस आना ये एक अलग चीज़ है, पर कंप्लीट ब्लाइंडनेस तो बिल्कुल नहीं होता है। अगर हम पावर वापस आने की बात करें तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि कोई भी रिफ्रैक्टिव सर्जरी का एम ये होता है कि आपको इंडिपेंडेंस मिल जाए ग्लासेस से। पावर ज़ीरो आना जनरली एम नहीं है, क्योंकि हमारे मशीन्स इतने सेंसिटिव होते हैं कि वो 0.25, 0.5 पावर पिक करते हैं सर्जरी के बाद भी, पर आपको चश्मे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हम आपको यही बताते हैं सर्जरी करने से पहले हमेशा कि आपको चश्मे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सर्जरी के बाद, पर पावर 0.25, 0.5 हमारी मशीन पे आ सकता है, पर वो कम्प्लीटली डिफरेंट चीज़ है। अगर इन केस आपको चश्मे की ज़रूरत पड़ रही है, 0.5 से पावर ज़्यादा आ रहा है, तो उसमें भी हमारे पास प्रोविज़न है। हम वो रिफ्रैक्टिव सर्जरी, या हमने सपोज आपका कंटूरा किया है तो हम वो फ्लैप जो बनाया था ड्यूरिंग दी सर्जरी वो वापस लिफ्ट करके हम आपका रिमेनिंग पावर ट्रीट कर सकते हैं। तो ये भी प्रोविज़न है। ऐसा नहीं है कि एक बार सर्जरी कर दी तो वापस नहीं कर पाएंगे। अगर पावर आ रहा है, जो कि बहुत ही रेयर केसेस में होता है, हर केस में नहीं, बहुत रेयर केसेस में पावर आता है, पर अगर आया तो हम उसे फिर से ठीक कर सकते हैं, सब्जेक्टेड टू कंडीशन कि आपका पावर पहले से बहुत ज़्यादा ना हो। अगर आपका पावर पहले से ही -8 है या ऐसे कुछ ज़्यादा पावर है तो फिर वो केस में वापस सर्जरी करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पर अगर आपका पावर 2, 3 या ऐसा कुछ कम पावर है तो हम, अगर थोड़ा पावर आ भी रहा है सर्जरी के बाद, तो हम फिर से वो पावर को ट्रीट कर सकते हैं। एक मिथ ये भी है रिफ्रैक्टिव सर्जरी से कि अगर आपने ये सर्जरी कराई तो आपको जो हेडेक्स हो रहे हैं, जो आई एक्स हो रहे हैं, यानी पेन जो हो रहा है, वो ठीक हो जाएगा क्या? तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि हेडेक के बहुत सारे रीजंस होते हैं। सिर्फ आई एक रीज़न नहीं है हेडेक का। आई रिलेटेड रीजंस हो सकते हैं, ENT रिलेटेड मतलब ईयर, नोज, थ्रोट, जिसमें से साइनसिस एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है हेडेक का। एक रीज़न न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो सकता है। अगर आपको हेडेक हो रहा है तो फर्स्ट स्टेप है पता करना कि आपको आई प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है, ईयर साइनसिस के प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है, कि ब्रेन या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है। तो अगर आपका प्रॉब्लम आई प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है हेडेक, आई में भी कैसा, आई पावर की वजह से हो रहा है, आप गलत पावर पहन रहे हो, आप चश्मा नहीं पहन रहे हो क्योंकि आपको पसंद नहीं है पहनना, या आपने बहुत सालों से चश्मे का पावर चेक नहीं कराया, और ये रीज़न से अगर आपका हेडेक हो रहा है तो वो रिफ्रैक्टिव सर्जरी के बाद ठीक हो जाएगा। क्योंकि रिफ्रैक्टिव सर्जरी करने से पहले तो हम पहले चेकअप करेंगे, प्रॉपर आपका पावर डिटरमाइन करेंगे, 1-2 बार रीचेक करेंगे, और फिर वो पावर को हम पूरा सर्जरी से हटा देंगे। तो उसके वजह से इम्प्रॉपर ग्लास पावर के वजह से होने वाला हेडेक आपका रिफ्रैक्टिव सर्जरी के बाद कम हो जाएगा। पर और कोई रीज़न की वजह से अगर आपको हेडेक हो रहा है तो वो रिफ्रैक्टिव सर्जरी कराने के बाद कम नहीं होगा। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं आपके क्या क्या क्वेश्चंस है, जो भी डाउट्स है। ओके, सो एक क्वेश्चन है, हु इज़ अ गुड कैंडिडेट फॉर कंटूरा विजन। ठीक है, तो कंटूरा विजन मतलब मैंने जैसे आपको बताया, एक तो ये सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है रिफ्रैक्टिव सर्जरी की। अगर आपको चश्मा हटाना है आज के डेट में, सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी नंबर 1 पे आएगा कंटूरा विजन। अब गुड कैंडिडेट के बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं। हम कंटूरा विजन हर पेशेंट पे नहीं कर सकते, कोई ना कोई टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव सर्जरी तो हम कर पाते, इतने सारे मैंने नाम गिनाए उसमें से, पर कंटूरा विजन हर एक पे करना पॉसिबल नहीं है। तो
तो क्राइटेरिया में सबसे फर्स्ट आता है एज। अब एज आपका 20 ईयर्स और मोर होना चाहिए। 18 ईयर्स के अभाव भी सर्जरी करी जा सकती है कंटूरा की, पर हम सेफ साइड 20 ईयर्स के बाद ही सर्जरी करते हैं। सेकेंड है आपका आई पावर। अब माइनस का पावर कंटूरा विजन से -8 to -9 तक ठीक हो सकता है। सिलेंडर पावर अप टू 4 to 5 ठीक हो सकता है, और प्लस का पावर भी 4, 5 या 6 तक ठीक हो सकता है कंटूरा विजन से। पर ये पावर जो है वो स्टेबल रहना चाहिए एटलीस्ट ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। पावर स्टेबल 0.25, 0.5 का पावर वेरिएशन चलेगा, उसे हम वेरिएशन बोलते हैं, पावर बढ़ना नहीं बोलते हैं, उतना हम पावर कंसिडर नहीं करते हैं। पर 0.5 से ज़्यादा डिफरेंस नहीं चाहिए होता है पावर में। तो सेकेंड क्राइटेरिया हो गया पावर, जो कि स्टेबल होना चाहिए। थर्ड है डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। तो बहुत सारे स्कैन्स करने होते हैं हमें ये सर्जरी के प्लानिंग से पहले, जैसे ऑक्यूलाइजर, टोपोलाइजर, मतलब ये एडवांस मशीन्स हैं जिसमें आपकी आई के मल्टीपल इमेजेस हर एंगल से लिए जाते हैं। एक्यूरेट एकदम 0.1 का डिफरेंस भी ना मिले, ऐसे एक्यूरेट रीडिंग्स ये मशीन पे हम मल्टीपल स्कैन्स लेकर उनका एवरेज लेकर लेते हैं। ये स्कैन्स एक थर्ड क्राइटेरिया है, जो आप जब कराएंगे वो स्कैन्स तो आपको पता चलेगा आप उसमें एलिजिबल है कि नहीं। फोर्थ है ड्राई आई। हम ड्राई आई टेस्ट भी करते हैं रिफ्रैक्टिव पेशेंट्स में। सीवियर ड्राई आई नहीं होनी चाहिए, अगर है तो हम पहले ड्राई आई कंट्रोल करेंगे फिर रिफ्रैक्टिव सर्जरी करेंगे, क्योंकि रिफ्रैक्टिव सर्जरी के बाद ड्राइनेस के चांसेस रहते हैं, जो ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ 3 months 1 to 3 months सबसाइड होते हैं विथ मेडिकेशन। तो अगर पहले से ड्राइनेस है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, सर्जरी के बाद ड्राइनेस बढ़ जाती है, तो इसलिए हम पहले से ड्राइनेस चेक करते हैं। तो ये फोर्थ चीज़ हो गई। और फिफ्थ चीज़ है रेटिना का चेकअप। तो ड्रॉप डाल के, डायलेटेशन ड्रॉप डाल के पुतली को पूरी तरह से फैलाकर रेटिना डॉक्टर के थ्रू रेटिना का कंप्लीट चेकअप करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर रेटिना में कुछ भी कमज़ोरी है जो कि नॉर्मली पाई जाती है जब भी माइनस का पावर आँखों में रहता है, तो उन लोगों का रेटिना थोड़ा सा कमज़ोर रहता है। तो हमें रेटिना की कमज़ोरी को पहले ठीक करना है, फिर ही हम रिफ्रैक्टिव सर्जरी कर सकते हैं। तो फिफ्थ पॉइंट हो गया रेटिना का चेकअप। तो रेटिना में अगर सब कुछ नॉर्मल है तो हम तो तब रिफ्रैक्टिव सर्जरी कर सकते हैं, लेकिन अगर रेटिना में कोई भी कमज़ोरी पाई गई है, कुछ वीकनेस पाई गई है, तो उसको हमें पहले ठीक करना होता है लेज़र से। वो लेज़र डिफरेंट है ये लेज़र से, तो वो डिफरेंट वाले लेज़र से हमें उसे ठीक करना होता है, और उसके 10 दिन बाद ही हम रिफ्रैक्टिव सर्जरी कर सकते हैं। तो ये पांचों चीज़ें में अगर आप एलिजिबल हैं तो आप गुड कैंडिडेट है फॉर कंटूरा विजन। मान लीजिए आपके स्कैन्स में कुछ गड़बड़ आती है और आप कंटूरा विजन के लिए सूटेबल कैंडिडेट नहीं हो पा रही है कोई रीज़न से, कॉर्नियल थिकनेस या कोई भी रीज़न से, तो आपके लिए हम डिफरेंट सर्जिकल मोडालिटी फिर चूज़ कर सकते हैं, जैसे PRK, ICL, रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज। हम कोई और सर्जरी प्लान कर सकते हैं आपका आई का पावर हटाने के लिए। फिर हाउ डज कंटूरा विजन इम्पैक्ट नाइट विजन और ग्लेयर सेंसिटिविटी। तो कंटूरा विजन या कोई भी, जब भी हम रिफ्रैक्टिव सर्जरी, लैसिक या स्माइल कोई भी सर्जरी करेंगे तो थोड़ा सा ग्लेयर के चांसेस रहते हैं सर्जरी के बाद। अब ग्लेयर मतलब क्या, तो रात में अगर आपने ड्राइविंग की है तो सामने से जो आती है गाड़ी, उसकी लाइट अगर ज़्यादा चमक रही है आपके आँखों पे तो उसे ग्लेयर बोलते हैं। अब ये ग्लेयर के 2 रीजंस रहते हैं। पहला रीज़न है ड्राइनेस, जो कि मैंने आपको कहा है कि सर्जरी के बाद होता ही है थोड़ा सा ड्राइनेस। तो जैसे जैसे वो ड्राइनेस कम होगा वैसे वैसे आपका ड्राइनेस रिलेटेड ग्लेयर कम हो जाएगा। अब ये ड्राइनेस किसी पेशेंट्स में तो 1 month में ही सबसाइड हो जाती है, कोई पेशेंट्स की आँख बहुत सेंसिटिव रहती है तो इनमें 3 months, 4 months या 5 months भी लग सकते हैं ड्राइनेस सबसाइड होने के लिए। पर परमानेंट ड्राइनेस नहीं होता है रिफ्रैक्टिव सर्जरी कराने के बाद, ये मेडिकेशंस के ड्राइनेस की मेडिसिन से रिजॉल्व हो जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो जैसे जैसे ड्राइनेस कम होगा ग्लेयर कम होते रहेगा। दूसरा कॉज ऑफ ग्लेयर होता है प्यूपिल का, मतलब अपने पुतली का साइज। तो ये पुतली का साइज हमें प्री ऑपरेटिवली, मतलब सर्जरी के पहले मेजर करना होता है और उस हिसाब से हमें हमारी प्लानिंग करनी होती है। तो वो साइज में अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो भी ग्लेयर हो सकता है, पर ये होता नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी डायग्नोस्टिक स्कैन्स करा देते हैं और पुतली की साइज देखकर ही हम हमारी सर्जरी में प्लानिंग करते हैं।
तो उससे रिलेटेड ग्लेयर जनरली नहीं होता है। जो ग्लेयर होता है वो ड्राइनेस की वजह से ही होता है। एक क्वेश्चन है, आर देयर एनी लाइफस्टाइल चेंजेस और रिस्ट्रिक्शंस दैट पेशेंट नीड टू फॉलो आफ्टर कंटूरा विजन सर्जरी। तो हाँ, मैं थोड़ा सा और एलैबोरेट कर देती हूँ जो भी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। आप नेक्स्ट डे से सारे ही रूटीन वर्क, रेगुलर वर्क आप कर सकते हैं। बाहर जाना है, घूमना है, खाना पीने में सब खा सकते हैं, टीवी, फ़ोन, लैपटॉप नेक्स्ट डे से आप कर सकते हैं स्टार्ट। लैपटॉप आपको ग्रेजुअली स्टार्ट करना है, 2 घंटे से ओवर अ पीरियड ऑफ 5 to 7 डेज आपको इंक्रीज करना है। हम सर्जरी के बाद एक प्रोटेक्टिव ग्लासेस आपको देंगे। वो प्रोटेक्टिव ग्लासेस आपको 7 से 8 दिन तक पहनना है। 7 दिन तक आपको गर्दन से नीचे नहाना है। फेस पे आपको बस वाइप्स हम देते हैं, वो वाइप से ही क्लीन करना होता है। और इसके अलावा हेवी स्ट्रेनियस एक्सरसाइज तो 1 मंथ तक रिस्ट्रिक्टेड है। 1 मंथ तक आप स्विमिंग नहीं कर सकते। गर्ल्स के लिए स्पेशली आई मेकअप या आईब्रोज है, फेशियल है, ये सब 1 मंथ बाद आप कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें है मेडिसिन। जो पोस्ट ऑफ दवाइयाँ हम देते हैं, कुछ मेडिसिन तो 15 डेज के लिए रहती है, कुछ 1 मंथ और कुछ 2 to 3 मंथ्स। तो वो दवाइयाँ आपको बहुत अच्छे से डालनी होती है। उसी से धीरे धीरे आपका क्वालिटी ऑफ विजन और इम्प्रूव होता है। ओके, सो एक क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स कंटूरा विजन अ सूटेबल ऑप्शन फॉर एथलीट्स और पीपल विद एक्टिव लाइफस्टाइल। तो कंटूरा विजन वैसे तो हम सभी लोगों में कर सकते हैं अगर ये सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल हो जाए। पर स्पेसिफिकली आपने एथलीट्स और एक्टिव लाइफस्टाइल के लिए पूछा है, तो इनमें हम कंटूरा विजन पे न जाके जो सेकंड ऑप्शन है PRK या ट्रांस PRK, तो हम ये ज़्यादा प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि कंटूरा विजन या लैसिक में क्या होता है, हम एक फ्लैप क्रिएट करते हैं कॉर्निया का, काली पुतली का एक फ्लैप क्रिएट करते हैं, फिर लेज़र से पावर ठीक करते हैं और फिर वो फ्लैप को हम वापस रख देते हैं। ये कंटूरा विजन या लैसिक सर्जरी है। अब PRK, ट्रांस PRK में क्या होता है, हम कोई फ्लैप नहीं बनाते हैं, हम लेज़र से ही कॉर्निया की स्किन को निकालते हैं और फिर लेज़र से ही हम पावर ट्रीट करते हैं। इसमें फ्लैप नहीं बनता है ट्रांस PRK। देखा जाए तो PRK लैसिक से पुराना प्रोसीजर है, पर ट्रांस PRK जो मैं बोल रही हूँ वो लैसिक से काफ़ी नया प्रोसीजर है। उसके लिए एक स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर चाहिए होता है जिस पे हम प्लान करते हैं। लेज़र से ही हम करते हैं, ब्लेड भी नहीं यूज़ करते। इसे नो टच लैसिक बोलते हैं। हम आँखों को टच भी नहीं करते और आँखों का पावर चले जाता है। नो टच लैसिक या स्ट्रीमलाइट या एपिकंटूरा, ये सब हम ट्रांस PRK को बोलते हैं। तो ये एथलीट्स के लिए ये ज़्यादा सूटेबल ऑप्शन है क्योंकि उन्हें चोट लगने की चांसेस ज़्यादा रहता है, वो स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व रहते हैं। तो ऐसे वक्त जो फ्लैप हम अगर बनाए कंटूरा विजन या लैसिक का, तो वो फ्लैप को अगर चोट लग गई तो फ्लैप डिस्प्लेस हो जाएगा उसके जगह से और विजन अफेक्ट हो सकती है पेशेंट की। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए सेफ साइड है कि हम फ्लैप ना ही बनाएं, यानी हम ट्रांस PRK का प्रोसीजर ऑप्ट करें। तो जब भी स्पोर्ट्स का हिस्ट्री पेशेंट हमें देता है, वो ज़्यादा स्पोर्ट्स में है, हम उन्हें फर्स्ट चॉइस हमेशा ट्रांस PRK बोलते हैं रादर देन कंटूरा। इक्वली गुड प्रोसीजर है, बिल्कुल भी इन्फीरियर या सुपीरियर नहीं है कंटूरा से, सेम रिजल्ट्स आते हैं ट्रांस PRK के भी। एक क्वेश्चन है, कैन पेशेंट्स who have previously undergone LASIK or any other refractive surgery still be candidates for contoura vision? अब अगर आपने ऑलरेडी लैसिक कराया है या कोई रिफ्रैक्टिव सर्जरी कराई है तो आपके आंखों में दूर का पावर तो बिल्कुल ही नहीं रहेगा। तो दूर का पावर नहीं रहेगा तो हम वापस सर्जरी नहीं करेंगे, कंटूरा विजन में हम कोई भी सर्जरी नहीं करेंगे। पर इन केस आप बोल रहे हैं कि मतलब अगर पावर ज़्यादा आ रहा है, जैसे मैंने आपको पहले कहा 0.5 से ज़्यादा आ रहा है आपका, जो रेयर केसेस में होता है, बहुत ज़्यादा रेयर केसेस में, पर अगर पावर ज़्यादा आ रहा है और आप चाहते हैं कि आप फिर से सर्जरी करा के इतना बचा हुआ पावर भी आप निकालना चाहते हैं, तो हम कॉर्निया की थिकनेस पे डिपेंड करता है, हम स्कैन्स करते हैं 1-2। अगर कॉर्निया की थिकनेस आपकी सूटेबल रही तो हम आप पे फिर से कंटूरा विजन कर सकते हैं, पर वो डिपेंड करता है आपका पावर किस पे आ रहा है उस पर। और हम स्कैन करने के बाद हम प्लानिंग करते हैं और फिर हम आपको बताते हैं कि हम फिर से कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ओके, कैन कंटूरा विजन करेक्ट एस्टिग्मेटिज्म? तो एस्टिग्मेटिज्म मतलब क्या?
एस्टिग्मेटिज्म मतलब आंखों का तिरछा पावर, आप समझ लीजिए। आंखों में दो पावर होते हैं, जब भी पावर होते हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं, एक स्पेयर और एक सिलेंडर। सिलेंडर मतलब आंखों का तिरछा पावर, इसी को हम एस्टिग्मेटिज्म बोलते हैं। तो किसी के आंखों में सिलेंडर पावर आ रहा है या तिरछा पावर आ रहा है, इसका मतलब उनकी आंखें का पावर इतना रेगुलर नहीं है, थोड़ा सा इरेगुलर या इम्परफेक्शन के तरफ वो चीज़ चले जाती है, हम उससे कोरिलेट कर सकते हैं। तो आपको ये समझना है कि कंटूरा विजन डिज़ाइन ही किया गया है इस इम्परफेक्शन को ट्रीट करने के लिए, स्पेशली डिजाइंड है। इसीलिए कंटूरा विजन से सुपर विजन आती है। सुपर विजन मतलब क्या, नॉर्मल से भी ज़्यादा विजन, ईगल विजन बोल सकते हैं हम, ईगल्स आई बोल सकते हैं। नॉर्मल विजन होती है 6-6, कंटूरा विजन से मैक्सिमम केसेस में हमें 6-6-6-5 तक विजन देखी गई है, मतलब सुपर विजन। तो क्यों आती है सुपर विजन? क्योंकि कंटूरा विजन क्या करता है, ये जो भी इम्परफेक्शंस या इरेगुलरिटीज़ है आई को, उसको भी ठीक करता है। चश्मे का पावर, आंखों का पावर तो वो ट्रीट कर ही रहा है, साथ साथ में जो इम्परफेक्शंस है, जो इरेगुलर है कॉर्निया का सरफेस, वो इरेगुलर सरफेस को वो रेगुलर बनाता है, मतलब ही वो एस्टिग्मेटिज्म को भी ठीक कर सकता है। तो अगर आपको एस्टिग्मेटिज्म है तो फर्स्ट चॉइस आपके लिए हमेशा ही कंटूरा विजन ही रहेगा। मैम आइज़ का टेढ़ापन लिखा है, तो अगर आइज़ में टेढ़ापन है या स्क्विंट या स्ट्रबिस्मस जिसे हम बोलते हैं, तो उनमें भी हम कंटूरा विजन या कोई भी रिफ्रैक्टिव सर्जरी कर सकते हैं। रिफ्रैक्टिव सर्जरी के करने के बाद हम 1 मंथ तक वेट करते हैं कि कभी कभार क्या होता है, आइज़ का जो टेढ़ापन है ना, वो रिफ्रैक्टिव सर्जरी करने से ठीक हो जाता है। तो अगर वो ठीक हो गया तो अच्छी बात है, हमें कुछ नहीं करना है। पर अगर वो ठीक नहीं हो रहा है, वैसा कि वैसा रह रहा है, तो हमें एक दूसरा प्रोसीजर करना होता है, एक दूसरा ऑपरेशन करना होता है, जिससे आंखों का जो टेढ़ापन है वो चले जाता है। तो वो एक दूसरा ऑपरेशन है। पहला हम रिफ्रैक्टिव सर्जरी करके चश्मे का नंबर हटाएंगे, फिर 1 मंथ या कुछ गैप हम देंगे, फिर हम देखेंगे कितना टेढ़ापन बचा है। अगर ज़्यादा टेढ़ापन बचा है तो हम स्क्विंट सर्जरी करेंगे, जिससे आंखें सीधी आ जाएगी। इन केस आपकी आंखों में पावर नहीं है, आपको रिफ्रैक्टिव सर्जरी नहीं कराना है, चश्मा नहीं हटाना है, तो हम डायरेक्ट टेढ़ापन का ऑपरेशन भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि रिफ्रैक्टिव सर्जरी कराने के बाद ही टेढ़ेपन का ऑपरेशन करना है, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चंस हो चुके हैं। और कोई क्वेश्चंस आपको है रिफ्रैक्टिव सर्जरी से रिलेटेड? लैसिक, ट्रांस PRK, ICL, क्लियर लेंस एक्सट्रैक्शन, बहुत सारी रिफ्रैक्टिव सर्जरीज होती है, सिर्फ लैसिक एक नहीं होता है। प्रॉपर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड प्रॉपर प्लानिंग, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है सक्सेसफुल आउटकम के लिए। वो हम आपका सब टेस्ट करते हैं जब भी आप चेकअप कराने हमारे पास आते हैं और आप बताते हैं कि आप रिफ्रैक्टिव सर्जरी में इंटरेस्टेड हो। और कोई डाउट्स नहीं है यहाँ पे? आई होप कि आपको थोड़ा सा बेटर नॉलेज मिला हो, आपके थोड़े से मिथ्स क्लियर हुए हो लैसिक से रिलेटेड, कॉन्टूरा से रिलेटेड। आई होप ये लाइव सेशन आपके लिए बेनिफिशियल हुआ हो। थैंक यू सो मच ऑल फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच।